नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेजी जी के ट्रिक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दिनेश साहू और आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी इंडियन ज्योग्राफी की 10 क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगला या फिर नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। 33 नंबर का ये लेक्चर होने वाला है, 33वां ये लेक्चर होने वाला है इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत। जो ये हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज चल रही है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। आपको एक सेपरेट इंडियन ज्योग्राफी की 10 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, है ना। इसमें हम सिलेक्टेड कम से कम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, और इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका किसी भी टॉपिक का बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो आप हमारी इस सीरीज को फॉलो जरूर कर लीजिए। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा भारत की जलवायु से संबंधित या फिर जो इंडियन क्लाइमेट है ना, इससे संबंधित रहने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इसको हम लगभग 3 क्लास में डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत। तो ये पहला पार्ट है। आज हम बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे इंडियन मानसून या फिर भारत की जलवायु के बारे में। ठीक है, जैसे कि थर्मल थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे, थर्मल थ्योरी या फिर तापी सिद्धांत के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ITCZ या फिर पछुआ पवन सिद्धांत है, इसकी कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी आगे के लेक्चर में कुछ हम एडवांस क्वेश्चन भी रखेंगे, अल्नीनो, लानीनो, जेट स्ट्रीम से भी रिलेटेड। ठीक है, तो आज के बेसिक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं, और आगे भी यहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस के आने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर को आप अंत तक जरूर देखिए। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट दे दूं, है ना। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा मेरा ज्योग्राफी का कोर्स भी आपको मिल जाएगा। चाहे आप रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड भी कोर्स मिल जाएगा, और लाइव पढ़ना चाहते हो लाइव कोर्सेज भी आपको मेरे यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये कोर्सेज आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे फीचर्स आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाते हैं, जैसे कि लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज, क्लासेस, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, 1 ईयर की लगभग वैलिडिटी आपको मिल जाती है। जितने भी हमारे कोर्सेज हैं सारे फाउंडेशन कोर्सेज हैं। किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। डिफरेंट कोर्सेज भी आपको अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा मिल जाते हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश, है ना, मैथ्स, सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो इंडिविजुअल भी आप यहाँ पर खरीद सकते हैं, और फाउंडेशन बैच कॉम्बो भी आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। जीएस पढ़ना चाहते हैं तो जीएस का यहाँ पर एक बैच है, लगभग 11 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाते हैं। तो ये भी एक जीएस का बहुत ही अच्छा फाउंडेशन बैच है, जिसका हमने नाम दिया है आरंभ बैच। ठीक है, तो इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए ये नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कोई भी कोर्स यदि आप अवेल करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ये कूपन कोड को भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक और एप्लीकेशन है, क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन। इसको भी डाउनलोड कर लीजिए, और यहाँ पर भी आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, तो ये आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर वनडे एग्जाम्स में, प्रीलिम्स एग्जाम्स में हमें देखने को मिलता है। भारत की जलवायु कैसी है, जो इंडियन क्लाइमेट है वो उसका नेचर कैसा है, या फिर किस प्रकार की यहाँ की जलवायु है, क्लाइमेट है। ठीक है, विषुवत रेखीय ये तो बिल्कुल नहीं है ना, मॉनसूनी बी आंसर ही इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भारत की जलवायु है वो कैसी है, इसका यदि आप पूरे नाम की बात करेंगे तो उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, है ना, मॉनसूनी, मॉनसूनी जलवायु भारत की है, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, है ना, मॉनसूनी क्लाइमेट है हमारा इंडिया का। तो आपको याद रखना है ना, भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु है। अब इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है। बच्चे रट तो लेते हैं कि मॉनसूनी जलवायु है या फिर उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु है, लेकिन कैसे है, इसका अर्थ क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, ये आपको जानना जरूरी, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो देखिए उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु का मतलब क्या होता है। ये हमारा पूरा पृथ्वी है, 3D मैप है। यहां से आपको पता होगा, है ना, यहाँ आसपास से इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर पास होती है ना। इसको थोड़ा सा मैं कर्व में बना देता हूं, चूंकि 3D मैप है। तो कुछ इस प्रकार से इक्वेटर पास होती है ना, पृथ्वी के बीचों बीच से 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। इसके अलावा हमारा ये भारत है, यहां से कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होकर के गुजरती है ना। अब जो ये पृथ्वी का ये वाला रीजन मैंने आपको बना के बताया है दोनों रेखाओं के बीच में, इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, है ना। कौन सा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, है ना। तो इस कारण से जो भारत की जलवायु है जो मानसूनी प्रकार की, तो उसमें उष्ण कटिबंधीय शब्द लिखा मिलता है। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि हम तो
थोड़ा बहुत क्षेत्र हमारा ये उपोष्ण कटिबंध है या फिर शीतोष्ण कटिबंध में भी आता है ना। तो ये शब्द क्यों यूज नहीं होता, तो इसका रीजन है हिमालय, है ना। यहाँ पर आपको पता है हिमालय माउंटेन स्थित है भारत के उत्तर में, ठीक है। क्या है, हिमालय माउंटेन। ये क्या करता है, जो रशिया है, रूस है, साइबेरिया है, यहाँ से जो ठंडी हवाएं चलती हैं उनको भारत तक आने से रोकता है, ठीक है। जिसके कारण भारत में जो, इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो थार डेजर्ट, थार मरुस्थल देखने को मिलता है। तो जैसे जैसे सूर्य का उत्तरायण होता है तो ये वाला रीजन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, इस कारण से भारत में कर्क रेखा का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है, सूर्य के उत्तरायण का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। और जो उपोष्ण कटिबंधीय रीजन है अक्षांशों के हिसाब से, उसका प्रभाव कम देखने को मिलता है, ठीक है। इस कारण से भारत की जो जलवायु है वो गर्म है, उष्ण कटिबंधीय है ना। और मानसूनी शब्द का मतलब क्या है, मानसूनी शब्द का मतलब होता है, मानसूनी पवनों से इसका मतलब है ना। मानसूनी पवनें क्या होती हैं, ऐसी पवनें जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं, अर्थात 6 महीने वो एक डायरेक्शन में चलती हैं इस प्रकार से, और 6 महीने अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। जैसे कि जब हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु में मानसून आता है तो इस प्रकार से पवनें आती हैं, जिसको हम दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं। और जब मानसून लौटता है उसको हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है। तो 6 महीने जो पवनें एक डायरेक्शन में चलती हैं और फिर 6 महीने अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, इनको ही हम बोलते हैं मानसूनी पवनें, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम बोलते हैं कि भारत का जो मानसून है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला क्लाइमेट है भारत का। तो ये बात आपको याद रखना है। आगे हम और भी डिटेल में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। अगला भी बेसिक सा क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। एमपीपीएससी 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखिए पीसीएस जैसे एग्जाम में आया हुआ है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो अरबी भाषा है ना, अरबी भाषा का ही एक शब्द है मौसम। कौन सा शब्द है, मौसम। तो अरबी भाषा के मौसम शब्द से ही मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ क्या होता है, ये मौसम शब्द का अर्थ क्या होता है कि पवनों की दिशा का ऋतुओं के अनुसार बदलना, है ना। जो पवनें होती हैं, पवनों की दिशा का ऋतुओं के अनुसार, है ना, ये लिख लीजिए आप, ऋतुओं के अनुसार बदलना, ये होता है मौसम शब्द का अर्थ, है ना। और अभी मैंने आपको डिस्कस कराया कि मानसूनी पवनें क्या होती हैं, या फिर मौसमी पवनों की डेफिनेशन ही ये होती है कि कुछ समय वो एक डायरेक्शन में और कुछ समय अपोजिट डायरेक्शन में चलती है ना। जब हम विंड का अध्ययन करते हैं, पवनों को पढ़ते हैं, तो हम मौसमी पवनें पढ़ते हैं बच्चों, है ना, मौसमी पवनें, ठीक है। सीजनल विंड जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम बहुत सारी पवनें पढ़ते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मानसूनी पवनें, है ना, मानसूनी पवनें पढ़ते हैं हम। सागर समीर पढ़ते हैं, सागरीय समीर या फिर सागर समीर पढ़ते हैं, ठीक है। स्थल समीर हम पढ़ते हैं, ठीक है, स्थल समीर पढ़ते हैं। पर्वतीय समीर पढ़ते हैं, पर्वतीय समीर पढ़ते हैं हम। घाटी समीर पढ़ते हैं। तो जितनी भी ये मौसमी पवनों के अंतर्गत ये पवन आ रही हैं, मानसूनी, सागरीय पवन, है ना, स्थल समीर, पर्वतीय समीर, घाटी समीर, तो इन सभी की विशेषता क्या होती है, कुछ समय ये एक डायरेक्शन में चलती है और कुछ समय ये अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। तो मौसमी पवनों की यही विशेषता होती है, ठीक है। और इसी के अंतर्गत मानसूनी पवन भी आ जाती है। तो ये अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, मानसून की उत्पत्ति के संबंध में तापीय संकल्पना या फिर तापीय जो सिद्धांत है, थ्योरी है, ये किसने दी थी। तो काफी महत्वपूर्ण है। तो हेली नाम, एडमंड हेली नाम के एक हस्तियां थी, ठीक है। तो इन्होंने ही मानसून के संबंध में तापीय सिद्धांत दिया था। ये भारतीय मानसून का, भारत की जलवायु का, भारत का क्लाइमेट या फिर जो एशिया का भी क्लाइमेट है उसका एक आधारभूत सिद्धांत है ना। क्योंकि इन्होंने क्या बताया था, जो तापीय संकल्पना है, इसको थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं ना। हेली महोदय ने दी थी। अब आपको कमेंट में एक चीज बताना है कि ये कब, ईयर कौन सा था, किस ईयर में ये थ्योरी सिद्धांत दिया गया था, ठीक है। थोड़ा सा जो तापीय सिद्धांत है, जो कि एक बेसिक सिद्धांत है, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। क्या है, देखिए, मानसून की उत्पत्ति का तापीय सिद्धांत थर्मल थ्योरी इसको हम बोलते हैं। कैसा होता है, क्या होता है ये, आपको पता होगा कि सूर्य का उत्तरायण होता है, सूर्य का दक्षिणायन होता है, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इस कारण से सूर्य जो है कुछ टाइम, है ना, यहां पर मैं एक और मैप बना देता हूं इस प्रकार से। सूर्य क्या होता है, कुछ टाइम, ये कर्क रेखा हो गई, मकर रेखा, है ना, विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर जाता है, इसको हम बोलते हैं सूर्य का उत्तरायण। फिर इसके बाद ये दक्षिण की ओर जाना स्टार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं सूर्य का दक्षिणायन, है ना। मतलब कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जाता है, ठीक है। फिर विषुवत रेखा पर आता है, फिर मकर रेखा तक जाता है, फिर मकर रेखा से इक्वेटर पर आता है ना। मार्च में ये कहाँ सीधा रहता है, मार्च में ये इक्वेटर पर सीधा चमकता है। फिर अप्रैल, मई, जून में ये कहाँ सीधा चमकता है, इक्वेटर पर। फिर जुलाई, अगस्त,
फिर सितंबर में कहाँ सीधा चमकता है, इक्वेटर पर। फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, दिसंबर में फिर ये मकर रेखा पर सीधा चमकता है, ठीक है। फिर दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च में फिर से ये इक्वेटर पर सीधा चमकता है। तो सूर्य इस प्रकार से ही कर्क से मकर रेखा पर इसकी किरणें बिल्कुल सीधी चमकती हैं। बाकी जो ये ऊपर वाले शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, है ना, या फिर ध्रुवीय क्षेत्र, यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, ठीक है। अब जब इस रीजन में सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं तो क्या होता है, सर्वाधिक जो सूर्य के टेम्परेचर प्राप्त करने वाला क्षेत्र होता है वो यही क्षेत्र होता है, ठीक है। तो जब सूर्य उत्तर की ओर इसका उत्तरायण होता है तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। ये भारत वाला क्षेत्र है, कर्क रेखा यहाँ से जाती है ना। सूर्य मान लीजिए कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है, ग्रीष्म ऋतु का सीजन है यहाँ पर। कौन सी ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु का सीजन है। तो टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा होगा, तापमान यहाँ पर ज्यादा होगा, तो एयर प्रेशर कैसा होगा, लो होगा, है ना। लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा, क्योंकि इनका अपोजिट व्युत्क्रम संबंध होता है। तापमान ज्यादा होगा तो वायुदाब कम होगा, ठीक है। तापमान कम होगा तो वायुदाब ज्यादा होगा, ठीक है। तापमान यदि कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो हाई प्रेशर का क्षेत्र बनेगा। इसका हमेशा व्युत्क्रम संबंध होता है, ठीक है। अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पर तापमान ज्यादा है ग्रीष्म ऋतु में तो यहाँ पर लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। और एक चीज आपको पता होनी चाहिए यदि आपने ज्योग्राफी पढ़ी हुई है अच्छे से, कि पवनें हमेशा हाई प्रेशर से हमेशा पवनें लो प्रेशर की ओर मूव करती हैं, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये कर्क रेखा है, सूर्य यहाँ पर सीधा चमक रहा है, जून का महीना है ना। मार्च के बाद उत्तरायण शुरू हुआ, अप्रैल मई जून, तो धीरे धीरे यहाँ पर सूर्य का उत्तरायण होता है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है, तापमान बहुत ज्यादा है, लो प्रेशर का यहाँ पर क्षेत्र है, ठीक है। इसके अपोजिट हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर कम है, और यहाँ पर टेम्परेचर कम है तो कैसा बनेगा, हाई प्रेशर का क्षेत्र बनेगा, उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनेगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर व्यापारिक पवनें चलती हैं 30 से 35 वाले बेल्ट से इक्वेटर की ओर, ठीक है, तो यही जो व्यापारिक पवनें हैं, ट्रेड विंड्स हैं, ये लो प्रेशर इन पवनों को खींच लेता है, और इस प्रकार से ये इक्वेटर को पार करके, है ना। और आपने सुना होगा एक फेरल का नियम है ना, फेरल के नियम के अनुसार जो पवनें हैं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नदर्न लैटिट्यूड में ये अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं, और इस प्रकार से भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून एंटर करता है। ये शॉर्ट में मैंने आपको समझाया। तो ये एक बेसिक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं तापीय सिद्धांत, जो कि एडमंड हैली साहब ने दी थी, आपको याद रखना है ना। तो ये इसका पूरा बेस क्या है, टेम्परेचर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, है ना। तो ये इसका एक बेसिक पॉइंट है, इस प्रकार से भारत में मानसून आता है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, आईटीसीजेड जिसको हम बोलते हैं, एक निम्न वायुदाब पेटी कहां पर स्थित होती है, ठीक है। ये तो अभी हमने एक जो सिद्धांत डिस्कस किया इसको हम बोलते हैं तापीय सिद्धांत या फिर थर्मल थ्योरी, है ना। ये कुछ बेसिक थ्योरी है, एक परंपरागत सिद्धांत है जो कि पुराने सिद्धांत है। इसी में दूसरा सिद्धांत आता है जिसको हम बोलते हैं पछुआ पवन सिद्धांत, है ना, पछुआ पवन सिद्धांत, ठीक है। तो पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस कर लेते हैं। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, एक निम्न वायुदाब पेटी कहां पर स्थित है। व्यापारिक और पछुआ पवनों की पेटी के मध्य, बिल्कुल नहीं, है ना। व्यापारिक पवनें और पछुआ पवनों की पेटी के मध्य, पछुआ और ध्रुवीय पवनों की पेटी के मध्य ये भी नहीं होगा, ध्रुव के समीप ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, भूमध्य रेखा पर, है ना। भूमध्य रेखा पर आईटीसीजेड जो होता है, आईटीसीजेड का एक क्षेत्र होता है जो कि निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, ठीक है। इसको भी जरा हम समझ लेते हैं, ये भी एक सिद्धांत है जिसको हम बोलते हैं पछुआ पवन सिद्धांत, ठीक है। देखिए ये इक्वेटर है ना, ये क्या है, इक्वेटर है जिसको हम 0 डिग्री रेखा बोलते हैं, है ना। यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये मान लीजिए 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये 30 से 35 का, है ना, ये 30 से 35 का, ये 30 से 35 का, ये लो प्रेशर का क्षेत्र है, ये हाई प्रेशर का क्षेत्र है, और ये भी हाई प्रेशर का क्षेत्र है। इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। और जो ऊपर ये 30 से 35 वाले दोनों गोलार्धों में, इसको हम बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय या फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, या फिर बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, या फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। अब हमें पता है पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर इस प्रकार से चलती हैं, ठीक है, ठीक है। ये कौन सी पवनें हैं, ट्रेड विंड्स है, व्यापारिक पवनें हैं जो कि पूरे साल भर इसी प्रकार से चलती हैं, ठीक है। ये पवनें यहाँ पर यही बताया गया है कि ये व्यापारिक पवनें दोनों साइड से यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है। इसको हम बोलेंगे उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, इनको हम बोलेंगे दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, ठीक है।
अब जो ये ITCZ है ना, ITCZ यहाँ पर स्थित होता है ना, 0 डिग्री के आसपास। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये दोनों पवनें यहाँ पर आपस में मिलती हैं, ठीक है, और मिलकर के क्या होती हैं, पश्चिम की ओर मुड़ जाती, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार से मुड़ जाती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं। और चूंकि यहाँ पर लो प्रेशर का क्षेत्र होता है ना, ITCZ क्या होता है, जैसे जैसे सूर्य का उत्तरायण होता है, तो इस प्रकार से ये इसका भी विस्थापन उत्तर की ओर होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, आप समझ लीजिए, है ना, कुछ इस प्रकार से ITCZ का भी विस्थापन क्या होता है, उत्तर की ओर होता है ना। जैसे मार्च में सूर्य यहाँ पर है, अप्रैल में यहाँ बनेगा, मई में यहाँ बनेगा, और जून में बिल्कुल ये मैदान जो गंगा का मैदान है, जो ये थार डेजर्ट वाला रीजन है, यहाँ पर ये ITCZ का क्षेत्र बनता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर का क्षेत्र होता है। तो जो यही पछुआ पवनें हैं, है ना, फेरल के नियम के अनुसार भारत में इस प्रकार से अपने दाईं ओर मुड़ करके इंटर हो जाती हैं, और इसको ही हम बोलते हैं पछुआ पवन सिद्धांत, जो कि एक परंपरागत सिद्धांत है इंडियन क्लाइमेट के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि जो ITCZ क्षेत्र है, ये भूमध्य रेखा पर एक नम्य वायुदाब का क्षेत्र होता है। इसका फुल फॉर्म है द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, है ना। अभी मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं, जिनने पहले पढ़ रखा है तो उनको आई थिंक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो इंडिया का क्लाइमेट है, इसको कौन सा फैक्टर इफेक्ट नहीं करता है। तो देखिए, कहीं की भी जलवायु हो तो अक्षांश तो डिपेंड करते ही हैं कि वो देश, वो महाद्वीप, वो राज्य किस अक्षांश पर है। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट मैटर करता ही है कि वो किस अक्षांश पर है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा समुद्र से निकटता, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। भारत में चूंकि हिंद महासागर, अरेबियन सी, बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ से ही जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, एंटर करता है, ये यहाँ से ही नमी ला करके भारत में, भारतीय सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वर्षा करता है। तो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। महासागरी धारा, अब इंडियन का जो क्लाइमेट है, भारत की जलवायु है, इसमें महासागरी धाराओं का उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। बाकी पहाड़ों की स्थिति आप देखेंगे, हिमालय जो है ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा करता है, वेस्टर्न घाट काफी महत्वपूर्ण फैक्टर है। ठीक है, तो ये तीनों सही हो जाएंगे, लेकिन जो महासागरी धारा है, ये जलवायु, भारत के जलवायु को, क्लाइमेट को उतना इफेक्ट नहीं करती हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, कुछ भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इनको भी आप देख लीजिए। इस अक्षांशीय स्थिति, ऊंचाई, है ना, कौन सा क्षेत्र कितनी ऊंचाई पर स्थित है ना। जैसे मान लीजिए कि एक सेम अक्षांश में दो शहर स्थित हैं, कोई माउंटेन में स्थित है, पर्वतीय नगर है, और कोई सिंपल प्लेट्यू या फिर मैदान में स्थित है, तो दोनों की जलवायु अलग होगी। जो पर्वतीय नगर है, वहां का थोड़ा ठंडा मौसम होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, टेम्परेचर में कमी आती है। ठीक है, तो भले ही वो दोनों एक अक्षांश में है, लेकिन यदि अलग अलग ऊंचाई पे है, तो टेम्परेचर में भी अलग देखने को मिलेगा, वहां का क्लाइमेट में भी विविधता देखने को मिलेगी। यहाँ से क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आते हैं। समुद्र से दूरी, पर्वत श्रेणियां, है ना, भू आकृतियां, तो ये सभी जो हैं, ये भारत के मानसून को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, भारत को सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है ना, किस मानसून से, किन हवाओं से वर्षा होती है। तो भारत में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार हजारों बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो भारत में जो वर्षा होती है, वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, कैसे दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, मैं मैप की ओर ले चलता हूं। देखिए, ये जो हवाएं हैं, है ना, ये बच्चों जो हवाएं चल रही हैं यहाँ पर ये हिंद महासागर है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है। तो इस प्रकार से जो ये हवाएं चल रही हैं, यहाँ से नमी को उठा करके यहाँ पर भारत में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वर्षा करती हैं। अब ये हवा ऐसी चल रही है। ठीक है, अब यदि मैं आपको यहाँ से दिशा बताऊं कि दक्षिण पश्चिम क्यों बोलते हैं, तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। ये हवा चल रही है। ठीक है, इसकी पूंछ को देखेंगे तो ये क्या हो गया, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। तो इसकी पूंछ को देख करके हम इसकी दिशा का निर्धारण करते हैं, तो दक्षिण पश्चिम मानसून हम इसको बोलते हैं। जब मानसून लौटता है इस प्रकार से, तो फिर इसकी पूंछ को पकड़ लो, तो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी मानसून इसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से दिशाओं का निर्धारण किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्म मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्न दाब होता है। ठीक है, जब भारत में मॉनसून आता है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कहां पर, है ना, गर्म ऋतु मतलब गर्म मौसम, चूंकि वर्षा जो होती है वो ग्रीष्म ऋतु में ही होती है ना। आपको याद रखना, कोई रैनी सीजन नहीं होता है,
जो रेनी सीजन होता है वो ग्रीष्म ऋतु में ही होता है ना। गर्मी का जो सीजन होता है, जब टेम्परेचर अच्छा खासा होता है, तो उस कारण से तापमान ज्यादा होने के कारण हमारे यहाँ लो प्रेशर बनता है, या फिर किसी भी क्षेत्र में तापमान ज्यादा होने के कारण लो प्रेशर बनता है और फिर वर्षा होती है। जैसे कि आपने सुना होगा, जो इक्वेटर का रीजन होता है ना, जो इक्वेटर भूमध्य रेखा 0 डिग्री वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पर डेली 1.5 से 2 घंटे वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर सर्वाधिक होता है ना। पवनें गर्म होकर के ऊपर उठती हैं और संवहन धाराओं के ऊपर उठती हैं, उनमें संघनन होता है, बादल बनते हैं और वर्षा होती है ना। संवहनी वर्षा होती है। तो यहाँ पर तो डेली वर्षा हो रही है। क्यों? क्योंकि वही वही चीज यहाँ पर हो रही है, तापमान ज्यादा है और इस कारण से यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है और यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं कि गर्म मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से कहां पर निम्नतम दाब रहता है? ठीक है, कच्छकरण जी नहीं, तमिलनाडु जी नहीं, पश्चिम उत्तर भारत, है ना। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया जो थार डेजर्ट, उत्तर का मैदान वाला रीजन है, यहाँ पर ही ITCZ वाला क्षेत्र बनता है, फिर सर्वाधिक टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिलता है। इस कारण से यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण इनका अपोजिट संबंध होता है। इस कारण से यहाँ पर लो प्रेशर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है और पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव होना स्टार्ट हो जाती हैं और इस प्रकार से भारत में वर्षा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर थार डेजर्ट है ना, ये वाला पूरा रीजन, और ये तो यहाँ पर ये ITCZ का इस प्रकार से क्षेत्र बनता है। तापमान ज्यादा होने के कारण यहाँ पर लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है और पवनें इस प्रकार से, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से पवनें चलना प्रारंभ कर देती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन आगमन सबसे पहले होता है? तो ये भी काफी बेसिक और फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का, खासतौर पर वनडे एग्जाम्स में आता है। तो राज्यों की यदि हम बात करें, है ना, तो केरल राज्य में सबसे पहले मानसून टक्कर करता है ना। यदि मैं यहाँ पर भारत का एक छोटा सा मैप बनाऊं, प्रायद्वीपीय भारत का, तो यहाँ पर केरल राज्य है और जब यहाँ पर मानसूनी पवनें इस प्रकार से आती हैं तो सबसे पहले केरल राज्य को ही हिट करती हैं और वेस्टर्न घाट से टकरा कर यहाँ पर बढ़िया शानदार वर्षा करती हैं। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर तो राज्य पूछा है ना, मान लीजिए राज्य ना पूछे और ऐसा पूछ ले कि भारत के किस स्थान में सबसे पहले मानसून इंटर करता है ना, और यहाँ पर मान लीजिए ए ऑप्शन में यदि अंडमान निकोबार दिया हो, है ना, अंडमान निकोबार आइलैंड दिया हो, है ना, तो उस कंडीशन में आपको अंडमान निकोबार टिक करना है, क्योंकि ये क्या है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, यदि राज्य पूछे तो केरल आपको टिक कर देना है आंख बंद करके। लेकिन यदि ऐसा ऐसा पूछ रहा है कि भारत में सबसे पहले मॉनसून का आगमन कहां पर होता है, भारत में मॉनसून का आगमन सबसे पहले कहां होता है, और ऑप्शन में अंडमान निकोबार भी है, तो अंडमान निकोबार को टिक करोगे। यदि अंडमान निकोबार नहीं है फिर आप केरल को टिक कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम बात करें यहां पर, आपको यहां पता है यहां पर अंडमान निकोबार है। ठीक है, तो मॉनसूनी पवनें सबसे पहले 25 मई को कहां पर, अंडमान निकोबार में वर्षा करती हैं। उसके बाद 1 जून को केरल में वर्षा करती है ना। तो चूंकि अंडमान निकोबार यूटी है तो सबसे प्रेफरेंस में उसको रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है? तो ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बच्चे क्या होते हैं, बच्चे राजस्थान चले जाते हैं, है ना, कि भैया राजस्थान में मरुस्थल है, जैसलमेर वगैरह टिक कर देते हैं, जोधपुर जैसलमेर वगैरह टिक करके आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत में सबसे कम वर्षा मात्र 9.25 या फिर कहीं पर 9.5 समथिंग सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ये क्षेत्र है लेह लद्दाख वाला क्षेत्र। भारत में एक नहीं 2 मरुस्थल हैं बच्चों, याद रखना, है ना। जो नए नए बच्चे तैयारी करते हैं, ठीक से पढ़ते नहीं, उनको एक ही मरुस्थल पता रहता है, कौन सा, भारत का थार मरुस्थल। तो भारत में सिर्फ एक ही मरुस्थल नहीं है, थार मरुस्थल। यहाँ पर मैं आपको मैप में समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान है ना, और यहाँ पर आपको लेह देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको हिमालय देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कौन सा मरुस्थल है, थार, और ये कौन सा है, लेह, लेह लद्दाख वाला रीजन है। ये भी क्या है, मरुस्थल है, और ये भी मरुस्थल है। ये गर्म मरुस्थल है, हॉट डेजर्ट है, और ये ठंडा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है। मरुस्थल कई प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय मरुस्थल होते हैं, है ना, ठंडे मरुस्थल होते हैं, गर्म मरुस्थल होते हैं, कोस्टल डेजर्ट होते हैं, समुद्र के किनारे तटीय मरुस्थल होते हैं, है ना। इस पर मैंने एक सेपरेट लेक्चर बना रखा है, यदि आपको इसमें कभी कंफ्यूजन हो तो आप वो देख सकते हैं, ज्योग्राफी वाइज साहू सर वाली प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो जो लेह है बच्चों, ये कहां पर है, ये हिमालय है, हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, रेन शेडो रीजन में स्थित है, पवना विमुख ढाल में स्थित है। इस कारण से मानसूनी पवनें यहां तक नहीं पहुंचती और यहां पर मात्र 9.25 सेंटीमीटर ही वार्षिक वर्षा होती है। और
पूरे भारत का सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वो कौन सा है? लेह ही है। उसके बाद ही ये जैसलमेर वगैरह आते हैं राजस्थान के। तो याद रखना है, लेह सबसे कम वर्षा वाला स्थान है क्योंकि ये हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, चलिए वो मरुस्थल वाला आप जरूर देख लेना, लेक्चर आपको मिल जाएगा मेरी प्लेलिस्ट में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है ना? अभी सबसे कम पूछा, अब सबसे ज्यादा। तो ये तो आप जानते ही होंगे, स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मासिमराम है ना। और चेरापूंजी भी है, लेकिन सबसे ज्यादा मासिमराम में होती है, सेकंड नंबर पर चेरापूंजी में होती है। दोनों ही मेघालय में स्थित हैं, है ना। अब मेघालय आपको पता है नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है। यहाँ पर कीप आकार की पहाड़ियां पाई जाती है, पहाड़ों का, ऐसा बोल लीजिए कि पहाड़ों का झुंड, पहाड़ों का एक प्रकार से झुंड पाया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर मानसूनी पवनें एंटर करती हैं और यहाँ पर घूम के रह जाती हैं, बाहर ही नहीं निकल पाती और झमाझम वर्षा करती हैं। ठीक है, की प्रकार की पहाड़ियां पाई जाती हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है यहाँ से। ठीक है, तो मासिमराम में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसके बाद चेरापूंजी में होती है। और ये भारत के ही नहीं, विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता पाई जाती है, इसका क्या कारण है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीपीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था कि भारत की जो जलवायु है, इंडियन जो क्लाइमेट है, इसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें मैंने एक आपको फैक्टर बताया था कि ऊंचाई में भिन्नता। ठीक है, समुद्र तल से इनकी ऊंचाई में भिन्नता है, इस कारण से सेम अक्षांश, सेम लैटिट्यूड पर भी यदि दो सिटी स्थित है तो उनकी क्लाइमेट में भिन्नता देखने को मिलेगी। नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं कि अक्षांशों के अनुसार आपको क्लाइमेट सेम देखने को मिलता है, लेकिन मान लीजिए एक कोई पर्वत में स्थित है, पर्वतीय नगर है, और एक कोई सिंपल मैदान में या फिर पठार में स्थित है, तो चूंकि आपने पढ़ा होगा क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाती है। या फिर इसको इतना मत याद रखिए, आपको पता ही है, आप हिल स्टेशन घूमने गए होंगे तो वहां पर आपको हमेशा ठंडक देखने को मिलेगी, भले ही गर्मी का सीजन हो। ठीक है, तो ऊंचाई पर आपको तापमान कम देखने को मिलता है, इस कारण से क्लाइमेट में भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो इनमें जो इनका क्लाइमेट है, इसमें भिन्नता, इनके भिन्नता का कारण क्या है? तो ऊंचाई में भिन्नता के कारण इनका क्लाइमेट भी अलग अलग देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर पूर्वी, ध्यान से पढ़ना, दो मानसून अभी मैंने समझाए थे, है ना, ये बता दिया। ठीक है, ये जब मानसूनी पवनें भारत में एंटर करती हैं, जब भारत में मानसून आता है 1 जून को, है ना, या फिर 15 जुलाई तक पूरे भारत में मानसून आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून इसको हम बोलते हैं। इससे ही भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, ये तो हो गया मानसून का जब आगमन होता है। फिर क्या होता है, जब हमारे यहाँ शीत ऋतु होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो ये मानसूनी पवनें इस प्रकार से लौटना स्टार्ट कर देती हैं, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से लौटना स्टार्ट कर देती हैं, इस प्रकार से। तो इन पवनों को क्या बोलते हैं? इन पवनों को बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, है ना। उत्तर पूर्वी, अभी मैंने बताया था इस प्रकार से पवन चल रही तो इसकी दिशा क्या है? उत्तर पूर्वी, है ना। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो इसको हम बोलेंगे उत्तर पूर्वी पवन। तो इसको हम बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। तो लौटते हुए मानसून से या फिर उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है कोरोमंडल कोस्ट में या फिर तमिलनाडु में। यहाँ पर जो ये राज्य है इसको हम बोलते हैं तमिलनाडु राज्य, या फिर इस कोस्ट को हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, और यहाँ पर ही लौटते हुए मानसून या फिर उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, इस प्रकार से जब हमारे यहाँ क्या होती है, शीत ऋतु होती है ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर का क्षेत्र बनेगा, और एट द सेम टाइम यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही होंगी ऑस्ट्रेलिया के पास हिंद महासागर में। तो यहाँ पर कौन सा क्षेत्र बनेगा? लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा, क्योंकि तापमान क्या है, ज्यादा है। तो पवनें लो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर इस प्रकार से चलना प्रारंभ कर देती हैं, है ना। और यहां पर वर्षा क्यों होती है, बाकी जगह वर्षा क्यों नहीं होती? क्योंकि देखिए, इसको समझ लीजिए, सिंपल सा कंसेप्ट है। जब पवनें यहां से चल रही हैं तो अब ये स्थल भाग से ही चल रही है ना, यहाँ पर स्थल भाग है, ये पूरा क्या है, स्थल भाग है। जब स्थल भाग है तो यहाँ पर नमी उनको नहीं मिलेगी, है ना, तो नमी नहीं मिलेगी तो वर्षा भी नहीं होगी। लेकिन तमिलनाडु में वर्षा क्यों होती है? अब तमिलनाडु की जरा स्थिति देखिए, देखिए तमिलनाडु ये बाहर निकला हुआ है इस प्रकार से, है ना। ये अब जो पवनें यहां से लौट रही होंगी, यहां से लौट रही होंगी, उनको थोड़ा सा यहां से इस रीजन से बंगाल की खाड़ी से जल मिल गया, तो यहां से जल उठा लेंगी और यहां पर कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु में वर्षा
करेंगी। इसलिए याद रखना, लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु में वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास, याद रखना है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नांकित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है। ध्यान से सुनिए, अब ये शाखा कहां से आ गई, ये क्या बला है, तो ये भैया फिर से भारत का मैप बना लो, है ना। यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर क्या है, अरब अरब सागर शाखा। ठीक है, तो यहाँ से जो मानसूनी पवनें भारत में इंटर करती हैं इनको हम बोलते हैं अरब सागर की शाखा, है ना। और जो यहाँ से मानसूनी पवनें इस प्रकार से इंटर करती हैं इनको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन हवाओं से या फिर अरब सागर की शाखा से कौन प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट तो भैया ये पास में ही है ना, ये तो प्रभावित हो गई होगा। दक्कन का पठार तो ये यहाँ पर ही है, ये भी प्रभावित हो गई होगा। मध्य प्रदेश तो यहाँ पर ही है, ये भी प्रभावित होगा। छत्तीसगढ़ थोड़ा सा पूर्व में आ जाता है यहाँ पर, तो ये इससे हिट, जो बंगाल की खाड़ी वाला मानसून है वो ज्यादा हिट करता है, ये उतना हिट नहीं करता। तो ये भैया प्रभावित नहीं होता है अरब सागर से, ये आपको याद रखना है ना। ये दो शाखाएं हैं, इनको भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम हो जाती है। ध्यान से पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है, फिर से पढ़ते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम मतलब समझ रहे हो ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाबी वाला जो रीजन है इसको हम बोलेंगे उत्तर पश्चिम, है ना। उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से, वेस्टर्न डिस्टरबेंस, जो आप देखेंगे अटलांटिक ओशन, मेडिटेरियन सी के पास से जो हवाएं चलती हैं इसको हम पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। शीत ऋतु में वर्षा देखने को मिलती है उत्तर भारत में। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा में क्रमशः कमी होती है। कहां से कहां जाने पर कमी होती है, पूर्व से पश्चिम नहीं, दक्षिण से उत्तर जी नहीं, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व ये। अब इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं, है ना। क्वेश्चन समझ गए होंगे, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि भैया जो भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, मतलब राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर जो शीत ऋतु में वर्षा होती है उसको हम पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा बोलते हैं। तो इसमें वर्षा की मात्रा किस दिशा से किस दिशा की ओर जाने पर कम होगी, तो पश्चिम से पूर्व जाने पर कमी होगी। कैसे होगी इसको समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं छोटा सा भारत का ये मैप बना देता हूँ, है ना। ये भारत का मैप बना दिया है ना, ये उत्तर भारत ही, यहाँ पर राजस्थान है, हरियाणा है, यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ मध्य प्रदेश वगैरह वाला रीजन है। ठीक है, इसी क्षेत्र में वर्षा होती है। तो यहाँ से ये पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से ये पवनें आती हैं, है ना, और यहाँ उत्तर भारत में शीत ऋतु में वर्षा करते हैं, गेहूं वगैरह की फसलों के लिए अच्छा होता है। तो जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर आती हैं, है ना, राजस्थान को क्रॉस करके हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में यहाँ इतने में ही वर्षा करता है। तो जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है तो इसमें हवाओं में नमी कम होती जाती है और वर्षा में भी कमी देखने को मिलती है। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व में वर्षा की मात्रा में कमी देखने को मिलती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है ना। पश्चिमी घाट, मेघालय, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, है ना। तो आपको पता है भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है बच्चों, यदि पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करेंगे तो एक तो वेस्टर्न घाट हो गया और नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गए, मेघालय बोल लीजिए, उत्तर पूर्वी राज्य बोल लीजिए, तो यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा हमें देखने को मिलती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हमें एवरेज देखने को मिलती है वार्षिक तौर पर। ठीक है, तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। तो बच्चों ये हमने देखिए एमपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बार बार रिपीट होते हैं और ऑलरेडी सैकड़ों बार अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो ये हमने इंडियन क्लाइमेट का फर्स्ट पार्ट ही डिस्कस किया है, लगभग 2-3 पार्ट और हम डिस्कस करेंगे। बेसिक थ्योरी भी मैंने आपको समझाई, थर्मल थ्योरी, तापीय सिद्धांत और पछुआ पवन सिद्धांत, IIT-CZ समझाया, है ना, बेसिक चीजें समझाई। तो ये काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में हम एल नीनो लालिनो के क्वेश्चन भी रखेंगे, सारे एडवांस जो थ्योरी है मॉनसून के संबंध में उनको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया चूंकि कंसेप्ट वाला था, तो थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया, है ना। डिटेल में पढ़ना चाहते हैं मॉनसून वगैरह बहुत अच्छे से, तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में रूट एप्लीकेशन पर आपको मेरा लाइव और रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज को फॉलो जरूर कर लीजिए। इसके अलावा नई सीरीज हमने स्टार्ट की है, कॉन्टिनेंट और मैपिंग सीरीज, है ना, कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज, है ना, जिसमें हम यूपीएससी, पीसीएस लेवल की मैपिंग आपको वहां पर करा रहे हैं।
सारी मैपिंग कैसे होती है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। लगभग 3 लेक्चर उस प्लेलिस्ट में ऐड हो गए हैं, और भी लेक्चर हर हफ्ते में एक लेक्चर उसमें ऐड होते जा रहा है। तो इस सीरीज को फॉलो जरूर कर लीजिए, कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज बाय दिनेश साहू सर। क्रेजी जी के ट्रिक पर जाइए, आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी और इसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। काफ़ी बेनिफिशियल सीरीज है, काफ़ी महत्वपूर्ण। वहाँ पर काफ़ी मेहनत करके मैं बेस्ट कंटेंट आपको दे रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, तो इसको आप जरूर फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।